टारगेट यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी का दूसरा लेसन भारत में राष्ट्रवाद को शुरू करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जन्म ली। लेकिन इस समस्या को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर भारत में जो भारत की सबसे बड़ी समस्या थी, अंग्रेजों को भारत से भगाना, आखिर ये समस्या भारत पहुंची कैसे? क्यों अंग्रेज भारत में आए थे और कैसे अंग्रेज भारत में आए थे? देखिए, बात बहुत पुरानी है। लगभग 14वीं शताब्दी से पहले जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो ठंडा क्षेत्र है। ये पूरा यूरोप में आएगा। मैंने उन देशों का नाम नहीं लिखा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन देशों के नाम को छोड़ दिया है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके ऊपर भी बहुत सारे देश हैं, रसिया है, ठीक है, तो उसको मैंने नहीं लिखा है। पहले हमें समझते हैं कि आखिर भारत में अंग्रेज आए क्यों। तो देखिए, ये पूरा यूरोपीय क्षेत्र है और इस यूरोपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि अगर हम ग्लोब में देखें तो हमें एक चीज़ मालूम चलती है कि एक रेखा जो हमारे ग्लोब को, पृथ्वी को बीच से काटती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऊपर की तरफ कर्क रेखा और नीचे होती है मकर रेखा। जो देश कर्क रेखा से ऊपर होते हैं वहाँ अक्सर ठंडा ज़्यादा पड़ता है, और जो देश कर्क रेखा के नीचे होते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास जो देश होते हैं, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अंग्रेज़ों का जो देश था वो ठंडे वाला देश था, ठंडा क्षेत्र था। तो अंग्रेज जितने इधर यूरोप में रहने वाले लोग थे, उनकी छोड़ी चमड़ी, जो चेहरे के जो चमड़ी होती थी वो गोरी होती थी, इसलिए इन्हें गोरे लोग कहा जाता था। तो ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए, देखिए ये पूरा यूरोपीय क्षेत्र है, ग्रीस के रास्ते टर्की से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत आते थे और चाइना आते थे। उस समय इन यूरोपीय लोगों का व्यापार भारत और चाइना से था, यानी कि इंडिया और चाइना से ये लोग व्यापार किया करते थे। भारत से मसाले और चाइना से कपड़े, इनका प्रमुख व्यवसाय था। ले जाते तो बहुत सारे चीज़ थे, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होता है व्यापार के मामले, यानी कि जो ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, उस देश में भेजा जाता है और जो वहाँ से लाया जाता है, वही उसी चीज़ की हम बात करते हैं। तो भारत से ज़्यादातर ये मसालों का व्यापार करते थे और यूरोप से ज़्यादातर ये कपड़ों का व्यापार करते थे। व्यापार चलता था, खूब व्यापार चला, इन लोगों का व्यापार चला। लेकिन बात आती है 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी में यहाँ पर दो देश हैं, एक ग्रीस है और एक टर्की है। यहाँ पर अलग अलग राजाओं का शासन था। ये आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते थे। तो टर्की वाला ग्रीस वाले पर आक्रमण कर देता है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को उसने कब्जा कर लिया और इसने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया कि अब इधर से रास्ते से व्यापार अब नहीं होगा। तो यूरोप में खलबली मच गई कि अब इस रास्ते से व्यापार नहीं होगा, तो दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। इधर से कोई रास्ता उतना अच्छा नहीं था, क्लाइमेट कंडीशन इतने हार्श थे कि इधर से कोई अगर व्यापारी यात्रा करना चाहे तो नहीं कर सकता था। कारण क्या था कि अगर वो यात्रा करेगा तो अपनी ज़िंदगी बचाएगा कि यात्रा से सामान ढो के लाएगा। तो इन लोगों की लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। टर्की ने इधर जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। लेकिन भारत और चाइना से व्यापार करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर व्यापार नहीं होगा तो हमारे खाने और हमारे कपड़े नहीं मिलेंगे यूरोपीय लोगों को। और सबसे बड़ी समस्या थी कि ठंडे क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उन्हें कपड़ा चाहिए और खाना। भारत से मसाला इसलिए चाहिए क्योंकि मसाले में वो खाने वाले पदार्थों को लपेट के रखते थे, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता था। साइंस का एक चैप्टर है जिसमें प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, भोजन को कैसे संरक्षित रखा जाए, उसमें बताया जाता है कि अगर किसी भी भोजन में हम मसाला लपेट के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिन तक रह सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ जो चाइना और इंडिया से आता था, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा यूरोप में थी और यूरोप के लोगों को चाहिए, नहीं चाहिए ही चाहिए, एकदम नेसेसरी है भाई, एकदम चाहिए, ठीक है, एकदम नेसेसरी है कि चाहिए। तब ये करे क्या? इनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई कि करे क्या। दुनिया को ये पता था कि यहाँ के लोगों को इतना तो पता था कि दुनिया गोल है। तो यहाँ के लोगों के मन में एक विचार आया कि क्यों ना ये पूरा ओशन है, ये पूरा ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है, तो क्यों ना पानी के रास्ते उतरकर
और चला जाए इंडिया, इंडिया को ढूंढा जाए। उस समय तक कोई पानी वाला रूट किसी के पास नहीं था इंडिया आने का। उस समय जो रूट था वो घोड़ों और गधों पर सामान ढो के यहाँ से पैदल लेके जाना और पैदल घोड़ों और गधों पर लेके आना था। पानी वाला रास्ता किसी को नहीं पता था, किसी भी देश के लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। अब पूरे यूरोप में खलबली मच गई कि सामान तो लाना है, सामान लाना है, ज़रूरी है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ पर सामान इम्पॉर्टेंट नहीं था, डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। भारतीय और चाइना के सामानों की यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अगर कोई यहाँ से 1 रुपये का सामान लेके जाता था यहाँ पर बेचने के लिए, तो वो कई 100 रुपये में, यानी कि 200-400 से अधिक रुपये में बिकता था। फ़ायदा 400-400 गुना, 500-500 गुना होता था। एक बार जो व्यापारी इस रास्ते से सामान लेके आता था और वहाँ ले जाके बेच देता था, तो अगर वो 1 या 2 साल में जो कमाता था वो पूरी ज़िंदगी बैठ के खाता था। इतना लाभ था। भाई व्यापार है, लाभ होगा। तो इन सबके मन में यही था कि लाभ हो रहा है तो हमको भी इसके लिए कोई ना कोई विकल्प निकालना चाहिए। सभी लोग अपना अपने देश के सभी देशों में अलग अलग राजा थे, उनका अलग अलग शासन होता था। जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, यूके है, यूरोप है, इटली है, इन सब देशों में अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो वहाँ के नागरिकों ने, कुछ लोगों ने संगठन बनाया और मिलके अपने अपने राजाओं से परमिशन लिया कि हमें पानी के रास्ते इंडिया जाने का ऑर्डर दीजिए, यानी कि हमें ये आज्ञा दीजिए कि हम दूसरे देश इंडिया की तलाश करें। ऑर्डर मिला, सब देश के नागरिक उतरे पानी में। और देखिए, इंडिया की खोज करने के ही चक्कर में और बहुत सारे महाद्वीपों की खोज हुई। और यूरोप वाले ऐसे थे कि यूरोप वालों की वजह से ही पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। इन्होंने डेवलपमेंट तो किया ही किया है, लेकिन पूरी दुनिया को इन्होंने क्या किया है, शोषण किया है पूरी दुनिया का, यूरोपीय लोगों ने। तो इससे पहले कोई अफ्रीका को भी नहीं जानता था। वहाँ पे जंगली लोग रहते थे, वहीं के लोग जंगली लोग रहते थे। उधर अमेरिका है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका, तो वहाँ पर भी वहीं के लोग रहते थे और बहुत कम लोग रहते थे, 9 मात्र के बराबर लोग रहते थे। और ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर भी कोई नहीं रहता था, यहाँ पर भी 9 मात्र के बराबर लोग रहते थे। तो जब ये इंडिया की खोज में निकले तो कोई नाव लेके इधर चला गया, इधर चला गया तो कोई अमेरिका कंटिनेंट पे उतर गया, कोलंबस नाम सुने ही है। कोई अमेरिकन कंटिनेंट पे उतरा, कोई अफ्रीकन कंटिनेंट पे उतरा और कोई ऑस्ट्रेलिया पे उतरा। जो उतरता था उनको लगता था कि हम इंडिया आ गए, खूब खुश होते थे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद जब उनको लगता था कि यहाँ पे ना इंडिया के लोग दिखाई दे रहे हैं और ना यहाँ पर कोई इंडिया जैसी कोई भी मतलब हरकत या चीज़ें दिखाई दे रही है, तो उनको लग जाता था कि हम कोई दूसरे कंटिनेंट पे आ गए हैं। लेकिन अंग्रेज़ों की होशियारी देखिए, इन्होंने इसको छोड़ा नहीं, इस पे गए, यहाँ की व्यवस्था देखी, इसको भी अपने जहन में रखा, ऑस्ट्रेलिया गए और इन सब जगहों को इनके ही कुछ लोग जाके वहाँ पर रहे, उनको कब्जा भी कर लिया। लेकिन भाई हमें अल्टीमेटम कहाँ पहुँचना था, इंडिया, क्योंकि इंडिया से व्यापार करना है। यहाँ पे उतर के किससे व्यापार करोगे? यहाँ इधर अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उस समय उतना डेवलप नहीं था, किससे व्यापार किया जाए? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, किससे व्यापार करेंगे? यहाँ पे जंगली क्षेत्र है, कोई नहीं रहता था, जंगली लोग रहते थे, इंसान वो इंसान रहते थे जो आदि मानव की तरह रहते हों, जंगलों की तरह रहते हों। ये लोग गए। अंततः यहाँ पे पुर्तगाल, देखिए यहाँ पे एक देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वो भारत पहुँचा, इंडिया पहुँच गया, इंडिया से व्यापार किया, सामान खरीदा और लेके कहाँ चला गया? पुर्तगाल। पुर्तगाल में जश्न मनाया जाएगा पूरे यूरोप में मतलब जश्न मनाया गया कि रास्ता मिल गया। लेकिन अब दिक्कत की बात ये थी, फ़ायदा बहुत ज़्यादा था। कोई नहीं चाहता था कि इस रास्ते के बारे में कोई भी जाने, कोई भी देश ये नहीं चाहता था, पुर्तगाल ये नहीं चाहता था कोई दूसरा देश इस रास्ते को जाने, इसलिए चुपके से व्यापार करने के लिए इंडिया आता था। लेकिन बगल में स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड है, ये सब इस प्रयास में लगे रहते थे कि कैसे भी करके इंडिया चला जाए। और धीरे 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 कर के पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, यूके, इंग्लैंड, ब्रिटिशर लोग भारत आ गए। अब भारत की भी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में कोई एक राजा तो था नहीं, अलग अलग राजा हुआ करते थे, अलग अलग। इधर पंजाब में अलग राजा था, दिल्ली का अलग राजा था, और ये सब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता था, अलग अलग राजा हुआ करते थे। मराठा थे,
यहाँ पे क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, इधर नवाब, बंगाल के नवाब हुआ करते थे। तो ये सब भारत भी कई टुकड़ों में बटा था। तो ये लोग व्यापार करने के लिए आए, तो भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाना शुरू किए। और इसमें सबसे देखिए, सब शुरू में ये सभी देश आए हैं, तो सबसे पहले ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि क्या करें, कि पुर्तगाल वाले ये चाहते थे कि क्या करें कि इंग्लैंड यहाँ से भाग जाए, इंग्लैंड वाला ये चाहता था कि क्या करें कि पुर्तगाल और फ्रांस यहाँ पर व्यापार ना कर पाए, व्यापार मैं ही अकेला करूँ, मैं ही अकेला प्रॉफिट कमाऊँ, मुझे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और बाकी देशों को मैं यहाँ से निकाल दूँ। तो इस चक्कर में वो भारत में एक दूसरे से झगड़ा भी करते थे, लड़ाई भी करते रहते थे। इसी क्रम में धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने पूरी पैठ बना ली और सभी देश, जो अन्य देशों के व्यापारी थे, उनको यहाँ से खदेड़ के भगा दिया। और लास्ट में भारत केवल किसकी कंट्रोल में आ गया? ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गया। अब अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गया तो भारतीय लोग इन लोगों के साथ रहते रहते कुछ ना कुछ होशियार हो गए थे, समझदार हो गए थे। इनको पसंद नहीं था। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि अंग्रेज़ों ने यूरोपीय लोगों को यहाँ से भगा दिया और सेकंड नंबर पे काम क्या किया कि भारत के जितने भी राजा थे, एक एक करके सबसे पहले बंगाल के नवाब को हरा दिया, पूरा ये क्षेत्र पकड़ लिया। अवध के नवाब को भी हरा दिया था, ये भी क्षेत्र पकड़ लिया। दिल्ली के राजा को भी हरा दिया, ये भी क्षेत्र पकड़ लिया। यहाँ से मराठों को हराया, क्षेत्र पकड़ लिया। हैदराबाद के निजाम को हरा दिया, पंजाब के क्षेत्र को हरा दिया, पंजाब के राजाओं को हरा दिया और यहाँ तक कब्जा कर लिया था, अफगानिस्तान तक। यानी कि पूरा ये कब्जा था अंग्रेज़ों का, इधर कुछ था नहीं। नेपाल का क्या कब्जा करेंगे, देखिए। तो ये पूरा कब्जा करके रख लिया था अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ों ने जब पूरे देश पे कब्जा किया तो अब कोई था नहीं, इनका ना कॉम्पिटिटर कोई था और ना ही कोई राजा था जो इन्हें रोक सके। अब ये भारत को दोनों हाथों से लूटना शुरू किए, लोगों को परेशान करना, ज़बरदस्ती टैक्स वसूलना, न देने पर मारना, घर से खदेड़ देना, गांव से निकाल देना, लोगों को बांध के पीटना, इतने सारे अत्याचार इंडियंस पे करते थे। लेकिन होती है कि हर एक पापी जो पाप करता है तो उसका एक अंत होता है। भारतीयों को जब इतनी सारी समस्याएं सामने खड़ी थी तो उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो डू या तो डाई, या तो करिए या मरिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी भारत में कि क्या करें, पूरे भारत पे अंग्रेज़ों का कंट्रोल था। यहाँ पे कोई कुछ लोग किसी को तंग करते थे अंग्रेज, तो वो कुछ अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था तो सभी सेनाओं को बुला के पिटवा देते थे। यहाँ पे किसी ने विद्रोह किया तो सब सेना भेज के यहाँ के लोगों को पिटवा देते थे। यहाँ पे किसी ने विद्रोह किया, अंग्रेजों ने सेना की सारी टुकड़ी यहाँ भेजी और यहाँ के लोगों को पीटा और सब लोग चुप हो गए। इस तरीके से एक साथ विद्रोह न करने की वजह से अंग्रेज बार बार भारतीय लोगों का दमन करते थे और विद्रोह करने पर उनकी अच्छे से पिटाई करते थे, जिसकी वजह से भारतीय लोग डिमोरलाइज हो जाते थे, हतोत्साहित हो जाते थे और वो अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक देते थे। लेकिन वो भी समय आया जब भारत के कुछ वीर नौजवानों ने पूरे भारत देश को जोड़ना शुरू किया, क्योंकि जब तक हम पूरे देश को जोड़ेंगे नहीं, सब लोग एक साथ लड़ेंगे नहीं, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता था। ये सबको पता था। अगर हम टुकड़ी में लड़ेंगे तो फिर अंग्रेज हमें रिटेलिएट करके हरा देंगे। तो जब ये बात भारतीय नौजवानों को समझ में आया तो पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की भावना जागी। और इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है। जब किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के दिल में किसी एक चिन्ह, किसी एक प्रतीक, किसी एक गीत के प्रति प्रेम हो तो उसे ही हम राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो पूरे इंडिया में चाहे वो आदमी कन्याकुमारी रह रहा हो या कश्मीर रह रहा हो, चाहे वो पूर्वोत्तर राज्यों में रह रहा हो या फिर गुजरात में रह रहा हो, उसके दिल में उस तिरंगे झंडे के प्रति प्रेम है, सम्मान है, इज्जत है। सेकेंड चीज़, अगर मैं कहूँ जन गण मन अधिनायक जय है, तो ये भारत का प्रतीक है और इसके प्रति हमारा प्यार, हमारा सम्मान, यही तो राष्ट्रवाद है, यही तो नेशनलिज्म इन इंडिया है। तो भारत में ये कौन लाया?
किसने ये प्रयास किया कि पूरे देश के लोगों को जोड़ा जाए, सबको एक किया जाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाए। तो ये पूरे लेसन में हमको यही पढ़ना है, उन इंडियंस आंदोलनकारियों के द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए भारत के लोगों को जोड़ने के लिए, और कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ ताकि उनको यहाँ से भगा दिया जाए। तो ये पूरी लड़ाई हम पढ़ेंगे और इस लेसन में हम इसको आगे पढ़ेंगे। देखिए, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि पहले व्यापार होता था जमीनी रास्तों से। इंडिया और चाइना का सामान इस रास्ते से होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, तुर्की, ग्रीस और ग्रीस के रास्ते पूरे यूरोप में बढ़ जाता था और बिकता था। और देखिए, आज हम लोग कहते हैं, हम अगर किसी विदेश का कोई ब्रांड होता है, इटली का, जापान का, इटली में जूता बहुत फेमस है, जापान का कोई टीवी, फ्रिज, ये कोई सामान है तो कोई अगर लगाता है तो हम शान से कहते हैं जापान का है, बहुत महंगा है, ये गाड़ी जर्मनी की है, BMW है। विदेशी ब्रांड हैं, इनकी इज्जत, मतलब नाम सुनते ही इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। उस समय उल्टा था, इंडिया से कोई कपड़ा जाता था या इंडिया से कोई सामान जाता था तो इंग्लैंड के लोग इंडियन या चाइनीज़ कपड़ा पहनते थे तो कहते देखिए ये इंडिया का है, बहुत महंगा है। अमीरों के ही हाथ में इंडिया का सामान आता था। सोच लीजिए, उस समय इंडिया इसी तरह सोने की चिड़िया नहीं कही जाती थी, क्योंकि भारत से जाने वाला जो 1 रुपये का सामान हो और यूरोप में उसे कोई 500 में खरीदे तो गरीब तो होगा नहीं, अमीर ही होगा। तो ये भारत की उस समय वैल्यू थी। लेकिन इस रास्ते को ग्रीस और टर्की ने आपस में लड़ाई लड़ी और इस रास्ते को बंद कर दिया, जिसकी वजह से यूरोपियों को मजबूर होना पड़ा समुद्र वाला रास्ता ढूंढने के लिए। और इसमें कामयाब हुआ पुर्तगाली का एक समुद्री यात्री जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत के तट पर पहुंचा और भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। और पुर्तगालों के रास्ते का पीछा करते करते फ्रांस, स्पेन, यूके और भी यूरोपीय देश यहाँ पर आए और व्यापार करना शुरू कर दिए। अंग्रेजों को लगा, या सबको ये आपस में यही लगता था कि क्यों ना दूसरे देश को यहाँ से भगा दिया जाए ताकि हम व्यापार आसानी से करें। अकेले कमाएंगे, खूब कमाएंगे, दूसरे को कमाने नहीं देंगे। तो इसलिए रास्ते में जहाज़ों को डुबाना, लूटना, एक दूसरे को मारना, यहाँ पे लड़ाई करना, इधर लड़ाई करना खूब करते थे। और जब अंग्रेजों ने सबको यहाँ से, सारे यूरोपीय व्यापारियों को यहाँ से भगा दिया और एकाधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कि भारत पे व्यापार करने का सिर्फ एक ही का अधिकार रह गया, वो था अंग्रेजों का अधिकार। जब उन्होंने एकाधिकार भारत में व्यापार करने का प्राप्त कर लिया तो भारतीय राजाओं को हराना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे भारत को जीत लिया। और पूरे भारत को जीतकर वहाँ से भारतीयों का दोहन शुरू कर दिया। लोगों को मारना, पीटना, लूटना, ज़बरदस्ती काम कराना, न करने पर पीटना, सजा देना, ये काम भारतीयों का दोहन बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे होने लगा, जिसकी वजह से भारतीयों के कुछ नौजवानों ने, भारत देश के कुछ नौजवानों ने इसके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। उन देशों के, हमारे महान नौजवानों के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति किसी राष्ट्रीय चिन्ह, किसी राष्ट्रीय गीत, किसी राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति प्रेम उमड़ पड़े, उसका सम्मान सभी लोग एक साथ मिल के करें, तो उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। इससे पहले राष्ट्रवाद यूरोप में आ चुका था, भारत में तो अंग्रेजों के खिलाफ बाद में आया। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से भारतीयों को आज़ादी मिली। ठीक, तो इसका सेकेंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा, उसमें हम इस पूरे लेसन को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने बस पढ़ा कि अंग्रेज कैसे भारत में आए और कैसे भारतीयों को उन्होंने परेशान किया और यहाँ के सामानों को कैसे उन्होंने, यहाँ के संसाधनों को लूटा और भारत की सोने की चिड़िया, जिसे भारत की सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे पूरी तरह से कंगाल कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।